गुड इवनिंग। जैसे ही बाकी सब लोग ज्वाइन होते हैं, क्लास स्टार्ट कर देंगे।
आई होप मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा होगा। एक सेकंड में जस्ट स्क्रीन शेयर कर दो। आज बाकी के लोग ज्वाइन नहीं हुए अभी तक। ठीक है, 5 मिनट, 2-5 मिनट वेट करते, बाकी स्टार्ट करते हैं। विवेक जी भी ज्वाइन हो चुका। ठीक है। क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है सही से? प्लीज यस और नो। जी। ओके, थैंक यू विवेक जी। ओके। आज हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, आप सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए, सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। और इस सब्जेक्ट का कोड है 28215। ठीक है। लास्ट का जो हमारा सब्जेक्ट था कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, जिसमें 6 यूनिट हैं। अगेन सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में भी यहाँ पर 6 यूनिट हो गए। वन बाय वन हम उन सबको कवर करेंगे। आपके एग्जाम वगैरह भी नजदीक आ रहे हैं, उस हिसाब से ही हमने सिलेबस वगैरह प्लान किया है। जैसे कि लास्ट सब्जेक्ट में हमने ये नोटिस किया था कि बहुत सारा जो चीजें हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट, बीओसीडब्ल्यू एक्ट उस पर डिपेंड है, राइट। और ये जो सब्जेक्ट है एक्चुअली, तो वो किस पर डिपेंड है, वो अगर आप देखोगे तो फैक्ट्री एक्ट पर बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है। डिपेंड यानी कि रेफर करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात हो रही, मतलब जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। तो उसकी सेफ्टी की बात यहाँ पर इस सब्जेक्ट में होगी और उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जो सबसे पहला यूनिट है जिसमें हम देखने वाले, जैसे कि मशीन गार्डिंग नाम से एक यूनिट है। आपने देखा होगा फैक्ट्री एक्ट, अगर आपने पढ़ा होगा जब लेजिस्लेशन के वक्त, तब वहां पर एक सेक्शन ही दिया गया है मशीन गार्डिंग के ऊपर। तो इतना अहम ये रोल प्ले करता है मशीन गार्डिंग। जब हम सेफ्टी का हायरार्की देखते हैं तो उसमें हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल में जब आप देखोगे, तब इंजीनियरिंग कंट्रोल में मशीन गार्डिंग आता है। ठीक है, हायरार्की के बारे में हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले आता है एलिमिनेशन, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन, फिर आता है नंबर 3 पर इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो उस इंजीनियरिंग कंट्रोल में यहाँ पर मशीन गार्डिंग का जिक्र होता है, या फिर मशीन गार्डिंग उस हायरार्की के स्टेप में फॉल होता है। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स इन मशीन गार्डिंग, ये क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं मशीन गार्डिंग के। उसके बाद एर्गोनॉमिक ऑफ मशीन गार्डिंग के, जब मशीन गार्डिंग का डिजाइन हम करते हैं, ठीक है,
तो वो किस तरीके से होना चाहिए, उसमें ऑपरेशंस या फिर प्रोडक्शंस में बाधा नहीं आनी चाहिए, वो इजीली रिमूव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसके डिजाइन और एर्गोनॉमिक पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन कौन से टाइप के मशीन गार्ड्स हैं, उनके डिजाइन, कौन सा गार्ड आपके मशीन्स के लिए या आपके ऑपरेशंस के लिए सूटेबल रहेगा, किस तरीके से आप सिलेक्ट करते हो, उसके लिए क्या पैरामीटर्स आप अप्लाई करते हो, वो यहाँ पर देखने को या फिर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बिल्ट इन सेफ्टी डिवाइसेस, जैसे कि मशीन के साथ कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस बिल्ट इन आते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके मेंटेनेंस के बारे में, गार्ड के रिपेयर के बारे में। फिर इंसिडेंटल सेफ्टी डिवाइस एंड टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीरो एक्सेस गार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थ्योरी ऑफलाइन था तब भी क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन है फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जीरो एक्सेस गार्डिंग ये क्या कंसेप्ट है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जीरो एक्सेस गार्डिंग का मतलब ये है, एग्जाम्पल, कि अगर कोई मशीन पर हमने गार्ड फिक्स कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है, तो जो भी रोटेटिंग पार्ट है मशीन का, जो भी रिवॉल्विंग पार्ट है, तो उस तक किसी भी तरीके से कोई भी एंगल से 360 डिग्री से उस पार्ट तक अपना जो भी ऑपरेटर है उसका हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब उस पार्ट तक जीरो एक्सेस होना चाहिए। इस तरीके का गार्डिंग जो है, मशीन गार्डिंग जो है, उसे जीरो एक्सेस गार्डिंग कहा जाता है। क्योंकि क्या रहता है, कुछ गार्ड अगर आप देखोगे तो ऐसा भी है कि ठीक है, मशीन रोटेटिंग पार्ट या फिर मशीन के पार्ट के ऊपर गार्डिंग तो है, लेकिन अगर आप देखोगे तो पार्शियली ओपन है, मतलब साइड से हाथ जा सकता है, उंगली जा सकती है, तो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होना चाहिए, गलती से भी वहां पर हाथ या फिर बॉडी पार्ट नहीं जाना चाहिए, उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट पे जीरो एक्सेस गार्डिंग बात करता है। फिर हम देखेंगे सेफ्टी इन द यूज ऑफ मशीन्स के, पावर प्रेस मशीन है उनके टाइप देखेंगे, शीयरिंग मशीन है, बेंडिंग मशीन है, तो उसमें क्या सेफ्टी लेनी जरूरी है। ड्राइंग मशीन क्या करता है, टर्निंग मशीन, बोरिंग मशीन, मिलिंग, शेपिंग, प्लानिंग, ब्रोचिंग मशीन, प्लेटिंग मशीन, ग्राइंडिंग हो गया, सीएनसी मशीन से। हालांकि अगर आप देखोगे सीएनसी मशीन रोबोटिक्स आर बहुत ही इंट्रिंसिकली सेफेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि वहां पर मैनुअल वर्क कम होता है, मैन का इंटरवेंशन कम होता है, उसके वजह से एक्सीडेंट के चांसेस भी कम है, और बहुत सारे सेंसर्स लॉजिक डेवलप किए जाते हैं, तो उसके वजह से वो इंट्रिंसिकली सेफ माने जाते हैं एज कंपेयर टू द मैनुअल मशीन्स या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स। ठीक है। वुड वर्किंग मशीन्स में क्या सेफ्टी लेनी है, प्रिंटिंग मशीन्स में क्या सेफ्टी लेनी है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में। नेक्स्ट, सेफ्टी इन द यूज ऑफ हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स। जो हम हैंड टूल इस्तेमाल करते, चाहे वो मैकेनिकल हो, मैनुअल हो, या फिर पावर टूल हो, पावर ऑपरेटेड टूल्स हो, ठीक है। तो उसमें क्या सेफ्टी लेना है, किस तरीके से सेफ्टी लेना है, उसके कॉजेस क्या रहते हैं एक्सीडेंट्स होने के, जब आप हैंड टूल या फिर पावर टूल इस्तेमाल करते हो, सेंट्रलाइज और पर्सनल टूल इशू सिस्टम क्या रहता है। उसके बाद पोर्टेबल पावर टूल्स, उनका सिलेक्शन, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर, सेफ यूज, और इम्पोर्टेंट नॉन स्पार्किंग टूल, इस पर भी आपको क्वेश्चन आता है। देखो, कुछ ऐसे जोन या फिर ऐसे एरिया रहते हैं जहां पर स्पार्क डेवलप होना मतलब खतरे से खाली नहीं है, वहां पर कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर रहता है या फिर कम्बस्टिबल एटमॉस्फेयर रहता है, तो वहां पर स्पार्क डेवलप नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम कब आती है, जब मेंटेनेंस एक्टिविटी होता है, हैमरिंग करना पड़ता है, स्क्रूइंग करना पड़ता है, अगर आप देखोगे तो पार्ट का मैनुअल हैंडलिंग करना पड़ता है, ऐसे ऑपरेशंस के दौरान, मेंटेनेंस के दौरान अगर वहां पर स्पार्क डेवलप होता है तो फिर दिक्कत आ सकती है। क्या हो सकता है, फायर भी लग सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ऐसे जगह पर इस तरीके के टूल्स हम यूज करें, और मैंडेटरी ही होता है जिसमें से स्पार्क डेवलप नहीं होता है।
एग्जाम्पल मैलेट्स ले लीजिए, सॉफ्ट मेटल्स ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे जो टूल है वो वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, हार्ड पीवीसी के टूल वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे स्पार्क डेवलप नहीं होता है। तो ये पर्पस जनरली उसमें रहता है ऐसे एरिया में स्पेसिफिकली। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने आप सभी को जो नोट्स भेजे हैं आज, ठीक है, तो वो सारे के सारे यूनिट जो हैं उनके कंबाइंड नोट्स हैं, ठीक है। उन पर नजर मारते हैं अभी। सबसे पहले चैप्टर 1, मशीन ऑपरेशन एंड गार्डिंग, एज पर फैक्ट्री एक्ट अंडर सेक्शन 21 एंड 22। अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड भी देखोगे तो 9474, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ पर मशीन गार्डिंग के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, किस तरीके से गार्ड होना चाहिए, उसके टाइप्स वगैरह ये सब उसमें बताए गए हैं, ठीक है। एक सेकंड, अगर आप कोशिश करता हूँ कि अगर वो इंडियन स्टैंडर्ड मिले तो सही रहेगा। 9474, 94। यस, 9474 पीडी। ओके, मैं आपके सामने सर्च करता हूँ, देखते किस तरीके से हमें मिलता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मशीन गार्डिंग ऑफ मशीनरी, ठीक है। प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं उस पर हम बात करते हैं किस तरीके से ये और ये रीअफर्म हुआ है ये 2001 में, ठीक है। क्या है इसका नाम? स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिकल गार्डिंग ऑफ मशीनरी। यहाँ पर स्पेसिफिकली मैकेनिकल ये शब्द या फिर ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और इस स्टैंडर्ड में मैं स्टैंडर्ड का पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड में आप देखिए कि यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज यानी कि डेफिनेशंस दी गई है, ठीक है। अगर आप गौर करोगे, जैसे कि बेल्ट हो गया, ठीक है, तो उनका यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज दिया गया है। डेफिनेशन: बेल शिफ्टर हो गया, फ्लाई व्हील्स, गियर, मशीनरी, पॉइंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, प्राइम मूवर। और ये वर्ड अगर आप देखोगे तो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। प्राइम मूवर, जैसे कि व्हाट इज अ प्राइम मूवर, या फिर क्या मोटर एक प्राइम मूवर का एग्जाम्पल है क्या, यस और नो, इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्योरली फासन मशीनरी गार्ड, ठीक है। अब मशीनरी गार्ड का यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे: एनी बैरियर और डिवाइस कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट अ पर्सन और हिज क्लोथिंग कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द डेंजरस पार्ट ऑफ मशीनरी। ऐसा कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी बैरियर जो अड़थड़े लाए, या फिर ऐसा कोई भी चीज जो बनाया जाए जो कि किसी आदमी या उसके कपड़ों को मशीन के डेंजरस पार्ट के नजदीक या फिर कांटेक्ट आने से रोके, ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं? मशीनरी गार्ड कहते हैं। सिंपल एज दैट, ये स्टैंडर्ड का डेफिनेशन है। आगे: द टर्म गार्ड इज नॉट इंटेंड टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेफ गार्ड बट implies a prohibition of access to a dangerous part. Thus, for all practical purposes, enclosure, fencing, guarding may be taken to have the same meaning। मतलब इसके आगे अगर आप enclosure, fencing या guarding ऐसा वर्ड सुनोगे तो उसका मतलब सेम ही निकालना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिक्स गार्ड, इंटरलॉकिंग गार्ड, इनका भी डेफिनेशन आपको दिया गया है। 2 मिनट में आप ये गार्ड का डेफिनेशन देख लीजिए। और गार्ड का डेफिनेशन आप लिख लीजिए ताकि आपको ये होगा।
जैसे ही होता है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बस मशीन गार्डिंग का डेफिनेशन लिख लीजिए। तब तक मैं लेटेस्ट जो है अपना स्टैंडर्ड उसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। 9474 ताकि मैं देख सकूँ 2021 के बाद क्या इसका अपडेशन आया है या नहीं आया। ओके, फिर इंटरलॉकिंग आर्म, a barrier to prevent access to the dangerous parts except when those parts are at rest and prevents the machinery from being operated until the barrier is in enclosed position। जब तक कोई भी गार्ड आप लॉक पोजीशन क्लोज पोजीशन में रखोगे तब तक ही मशीन ऑपरेट होगा। अनलेस नेक्स्ट इंटरलॉकिंग में मान लो कि मशीन रनिंग कंडीशन में है, आप गार्ड को ओपन करते हो, जैसे ही उनका सेंसर डिस्कनेक्ट होगा इमीडिएटली वो मशीन काम करना रोक देगी। सिंपल एज दैट। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक गार्ड। ऑटोमेटिक गार्ड में क्या है कि अ डिवाइस विच ऑपरेट्स टू रिमूव एनी पार्ट of a person exposed to a dangerous to a position of a safety and a function independently of the operator। ऑटोमेटिक गार्ड में क्या रहता है कि ऐसे डिवाइस जो पर्सन के मान लो कि बॉडी पार्ट है उसको क्या करेगा, फिर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट ट्रिप गार्ड। ट्रिप गार्ड में क्या रहता है कि बैरियर और डिवाइस अरेंज सो दैट approach beyond a safe limit causes machinery to stop before a person can come in the contact with the dangerous part। अगर आपने ट्रिप गार्ड का मतलब होता है कि एग्जांपल कभी कभी केबल का एग्जांपल ले लेते ट्रिप गार्ड। मान लो कि एक पेपर प्रिंटिंग मशीन है और वहां पर रोलर्स घूमते रहते हैं। अगर रोलर के कांटेक्ट में कोई ऑपरेटर आ गए तो फिर क्या होगा, वहां पर एक्सीडेंट होगा। तो वो चाहते हैं कि रोलर से कुछ डिस्टेंस में बनाए रखे, तो वहां पर एक केबल लगा देंगे, वो 1 मीटर या फिर 1.2 मीटर के हाइट पर। अब वो केबल कनेक्ट रहेगा आपके पावर सप्लाई से, राइट। अब जैसे ही कोई आदमी उसके नजदीक जाएगा और थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, वो पावर सप्लाई ट्रिप कर देगा। इसके रिजल्ट क्या आएगा, रोलर रुक जाएंगे और वो पर्सन का एक्सीडेंट होने से प्रिवेंट हो जाएगा। इसको हम ट्रिप गार्ड कहते हैं। ट्रिप गार्ड आपको प्रिंटिंग इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। अगर आप मान लो कि कोई मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जिसमें मल्टीपल बाथ्स रहते हैं, जैसे कि जिंक बाथ हो गया, या फिर HCl बाथ हो गया। अलग अलग बाथ में क्या किया जाता है, मेटल को डिप किया जाता है, राइट। अब ऐसे जो टैंक है इसके नजदीक कोई भी ऑपरेटर नहीं जाना चाहिए, ये ऐसा हमारा पर्पज है, राइट। अब नाउ व्हाट वी डू, हम फिक्स गार्ड लगा सकते हैं, हम बैरिकेड्स लगा सकते हैं। अगर कुछ जगह पर बैरिकेड पॉसिबल नहीं है तो वहां पर हम ट्रिप गार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं केबल के तरह, ताकि वो इमिडिएटली ट्रिप हो जाए। तो ये हमारा पर्पस रहेगा। अगर आप ये स्टैंडर्ड आगे पढ़ोगे तो इसमें सारी चीजें दी गई हैं। इन रनिंग डिप्स बिटवीन पेयर ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स वगैरह, एब्रेसिव कटिंग व्हील्स, ठीक है। और ये डेफिनेशन हम देख रहे हैं, अभी तक तो आगे गए नहीं। जैसे कि फिक्स गार्ड हो गया, ये तो टाइप टाइप से इंटरलॉकिंग गार्ड्स हो गया। ये देखिए इसमें पूरा
इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए गार्ड का फ्रॉम डेंजर लाइन। ठीक है, ये पूरा टेबल दिया गया है। ऑटोमेटिक गार्ड हो गया, ट्रिप्स गार्ड हो गया। ये देखिए सेफ्टी डिस्टेंस इन्हें तो इंडियन स्टैंडर्ड में अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ही ऐसा समझ लीजिए कि इन डेप्थ दिया गया है। ये देखिए रिजनेबल रिच कर्व, ये देखिए 20 20 सेंटीमीटर का आप रिजनेबल रिच कर्व रख सकते हो। देखिए दिख रहा है आपको? इस तरीके से इफेक्ट ऑफ एडिशनल बैरियर एंड एक्सटेंट ऑफ रीच ऑफ हैंड एंड फिंगर अराउंड द एडिशनल बैरियर। देखिए जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ मैकेनिकल गार्ड, कोई भी गार्ड का जनरल रिक्वायरमेंट क्या रहता है? देखिए प्रोवाइड पॉजिटिव प्रोटेक्शन, यस प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि डेंजर पार्ट के कांटेक्ट में ना आए। दूसरा प्रिवेंट एक्सेस टू द डेंजर जोन ड्यूरिंग ऑपरेशन, काम करते वक्त भी एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। कॉज द ऑपरेटर नो डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस, उसके वजह से ऑपरेटर को काम करने में कोई भी दिक्कत या डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। ऑपरेट ऑटोमेटिकली और विद इन मिनिमम एफर्ट, ऑटोमेटिकली गार्ड में काम करना चाहिए या फिर बहुत ही कम एफर्ट लगना चाहिए उसको क्लोज या ओपन करने में। तो ये उसका रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये जनरल रिक्वायरमेंट है, नॉट इंटरफेयर विद इफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द मशीन, मतलब ऑपरेशन सही जो मशीन है वो सही ढंग से काम करे उसको लगाने के बाद भी, उसमें कोई भी रुकावट ना आए, दिक्कत ना आए। बी सुटेबल फॉर द जॉब एंड द मशीन, जॉब या जो काम हो रहा है और मशीन दोनों के लिए सुटेबल होना चाहिए। मशीन का स्ट्रक्चर उसने वीक नहीं करना चाहिए, वरना आपने बहुत हेवी ऐसा गार्ड इंस्टॉल कर दिया है, बहुत सारे ड्रिल्स वगैरह होल्स किए हैं, बोर्स किए हैं, उसके वजह से उसका स्ट्रक्चर वीक नहीं होना चाहिए। मतलब आपने एक चीज तो सेव करी लेकिन मशीन का स्ट्रक्चर ही वीक कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेफरेबली कॉन्स्टिट्यूट अ बिल्ट इन फीचर। देखिए कोई भी जब आप नई मशीन खरीदने जाते हो तब प्रेफर कीजिए कि बिल्ट इन गार्ड ही उसमें लगा हुआ हो तो और भी बेहतर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन में देखोगे तो मोस्टली गार्ड जो है बिल्ट इन ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि डोर के रूप में है, एक्चुअली वो गार्ड ही क्या कर रहा है, गार्डिंग ही कर रहा है। ठीक है, भले हम उसको डोर करें लेकिन वो मशीन गार्डिंग का क्या है, इनबिल्ट फीचर है। अगर आप देखोगे तो डोर को इंटरलॉकिंग सेंसर दिए जाते हैं तो वो इंटरलॉकिंग गार्ड भी बन जाता है, तो ये बिल्ट इन फीचर रहेगा तो और भी बेहतर है। नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर मशीन ऑयलिंग इंस्पेक्शन एडजस्टमेंट एंड रिपेयर, तो ये भी सही से होना चाहिए। गार्ड लगने के बावजूद भी मशीन का लुब्रिकेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, रिपेयर हो गया, इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। बी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रांगली इनफ टू रेजिस्ट नॉर्मल वियर एंड शॉक, देखो मशीन है तो उसमें जर्क बैठेगा, उसमें वियर एंड टियर होगा, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, बी ड्यूरेबल रेजिस्ट टू द फायर एंड कोरोजन, यस रिपेयर होना चाहिए इजीली, आग नहीं लगनी चाहिए, कोरोजन भी नहीं लगना चाहिए, रेजिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है विच हैव लॉन्ग यूज विद मिनिमल मेंटेनेंस, तो उसका मेंटेनेंस भी कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, गार्ड का एक और रिक्वायरमेंट है, नॉट constitute a hazard by themselves such as splinters, pinch points, shear points, sharp corners, rough edges or other source of accident। मतलब हमने एक पार्ट को लगाने के लिए मशीन गार्डिंग तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन मशीन गार्डिंग की वजह से दूसरा कोई खतरा जनरेट नहीं होना चाहिए, जैसे कि उसके जो एज है वो शार्प है क्या, उसके वजह से कट लग सकता है। आप समझ रहे हो बात को? तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑपरेशनल कंटीजेंसीज नॉट मेयरली अगेंस्ट नॉर्मली एक्सपेक्टेड हैजर्ड्स, राइट। ऑपरेशन में कोई भी बाधा आ सकती है, जैसे कि पार्ट ओपन हो सकता है, या फिर स्ट्राइक हो सकता है, कोई भी मान लो कि व्हील है वो भी टूट सकता है, राइट। तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्ट नॉर्मली जो हमने एक्सपेक्टेड किए हैं ऐसे ही खतरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके बियॉन्ड जाके भी सब कुछ जो प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब कुछ भी गलत हो जाए तो भाई गार्ड वहां पर उसने प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। अभी यहाँ पर ये सब सॉरी फ्रेमवर्क दिया है इस टेबल में किस तरीके से होना चाहिए, इस सारी चीजें। और अगर आप देखोगे तो
ये जो इंडिया स्टैंडर्ड है वो एबोलिश हो गया है, लेकिन फिर भी आजकल देखोगे तो गार्ड प्रेजेंट है, तो इस स्टैंडर्ड को रेफर करके ही यहाँ पर बनाया गया है। चलो हम कुछ फोटोज देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल मोशन, अगर आप मैकेनिकल मोशन देखोगे तो ये देखिए, ये शाफ्ट है और इसका एक रोटेटिंग मोशन है। ये देखिए दूसरा है, इस तरीके से यहाँ पर रोटेशन होगा, और चक में ये जो ड्रिलिंग है उसका रोटेशन कुछ इस तरीके से होगा। फिर आते हैं प्रोजेक्शन एंड apparatus apertures, shaft and pulley with a projecting key। ये देखिए प्रोजेक्टिंग की यहाँ पर लगाई है, सेट स्क्रू है, ठीक है। पुली देखिए आप, तो ये सारे यहाँ पर मशीन के पार्ट्स है। ये देखिए एब्रेसिव कटिंग टूल्स, यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है पेडस्टल ग्राइंडर पर, ठीक है। मिलिंग कटर है यहाँ पर, सर्कुलर सॉ है, ठीक है। देखिए तो ये सारे जो है, तो ये क्या है, ये डेंजर पार्ट्स है, या फिर ये ऐसे पॉइंट है जहां पर ऑपरेशन होता है और जहां पर एक्सीडेंट के चांसेस हैं। अब ये देखिए बिटवीन पार्ट्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये गियर देखिए, ठीक है। यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा है, यहाँ पर रोल्स देखिए, यहाँ पर एक खतरा है, ठीक है। ये देखिए मल्टीपल रोलर है तो उसमें भी ये सेटिंग है। बिटवीन रोटेटिंग एंड टेंजेंशियली मूविंग पार्ट्स, ये देखिए पुली बेल्ट हो गया, चेन स्प्रॉकेट हो गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। चेन व्हील, ये सब देखिए। ये स्क्रू कन्वेयर, उसका केसिंग आ गया, बेल्ट कन्वेयर प्लेटफॉर्म है, तो ये देखिए यहाँ पर एक पिंच पॉइंट बना, ठीक है। रिसिप्रोकेटिंग और स्लाइडिंग मोशन, तो रिसिप्रोकेटिंग और स्लाइडिंग मोशन में ये आता है, जैसे कि फोर्जिंग हैमर है तो उसका रैम, ठीक है। पावर पे इसका स्लाइड्स आ गया, टेबल ऑफ मशीन टूल एंड फिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए कि दीवार और ये मशीन का जो पार्ट है इसका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। दीवार तो यहाँ पर है, लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है तो उसके जैसे ही उस पार्ट का मूवमेंट होगा तो वहां पर स्ट्राइक हो सकता है, वो बंदा फंस सकता है। तो ये पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिया है, देखिए। पासिंग टाइप, गिलोटिन मशीन का ब्लेड है, यहाँ पर कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंटिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। प्लानिंग मशीन है, इसका बेड है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। सिंगल स्लाइडिंग मोशन है, ये बैंड सॉ है, देखिए यहाँ पर ये ब्लेड है इसका। तो जब वुड कटिंग इंडस्ट्रीज में यहाँ पर एम्पुटेशन होते ही है, मैंने बहुत सारे देखे, ठीक है। पावर पेज पर एम्पुटेशन देखा है मैंने, और जो वुड वर्किंग मशीन है वहां पर देखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेल्ट फास्टनर्स उसमें हो सकता है, कनेक्टिंग रॉड व्हील्स सेम। जब रोटेटिंग या फिर स्लाइडिंग मोशंस होता है तो वहां पर ऐसे हर एक मोशन को आप प्रोटेक्ट कीजिए, ये इनका कहने का पर्पज है। और ऐसे जो मोशन है वो पिक्टोरियल फॉर्म में हमें दिख रहे हैं अब। कुछ ऑसिलेशंस मोशन होते ही देखिए, और ये सब मशीन है, ओके। बस यहाँ पर सब जब आप मैकेनिकल गार्ड का डिजाइन वगैरह करोगे तब ये कैलकुलेशंस या फिर ये कंसिडरेशन ध्यान में आएंगे आपको, ठीक है। अब आगे देखिए एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल गार्ड। देखो गार्डिंग किस तरीके से किया जाता है उसका एग्जाम्पल, जैसे कि हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पर इस तरीके से गार्डिंग होगा, पूरी तरीके से जीरो एक्सेस है, कहाँ पर भी एक्सेस नहीं है। ये देखिए, दिख रहा है कोई भी रोटेटिंग पार्ट है, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन किया गया वर्टिकल शाफ्टिंग में। ये देखिए शाफ्ट एंड पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है, स्लीव दी है उसको, कपलिंग को प्रोटेक्ट किया है गार्ड से। गार्ड देखो मशीन पार्ट के ऊपर माउंट है, देखिए। ये तो टिपिकल एग्जांपल है पुली का, क्या आपको, ये तो हर एक इंडस्ट्री में होगा जहाँ पर कंप्रेसर्स वगैरह है तो वहां पर एक गार्ड होता ही है। पुली, इंक्लाइन बेल्ट, ये जो है कन्वेयर बेल्ट, उसका भी पर
दिया गया है, बैरिकेडिंग भी है। देखिए बैरियर गार्ड दिख रहा है। रिवॉल्विंग जो बार स्टॉक है उसको गार्डिंग के लिए। ये देखिए प्लेनर टेबल के लिए गार्डिंग की गई है यहाँ पर, ये देखिए। देखो ऐसा फिक्स नहीं है कि इनकी ही डिजाइन हम कॉपी करें, या फिर ये टिपिकल एग्जांपल ही हम लेके चले, ऐसा नहीं है। देखो हर एक इंडस्ट्री का, हर एक मशीन का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो आपके हिसाब से कौन सा सूटेबल रहेगा उस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हर एक मशीन का मॉडल नंबर, उनका डिजाइन, उनका स्ट्रेंथ अलग अलग रहता है, रिक्वायरमेंट्स अलग रहती है। तो हमेशा याद रखना कि ये सिर्फ हमारे गाइडलाइंस के लिए है, इसको रेफर करना है लेकिन फॉलो नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके हिसाब से नया गाइडलाइन क्रिएट करके आपको मशीन का डिजाइन करके इंस्टॉल करना है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। ये देखिए ये स्पर गियर का गार्डिंग दिया गया है। ये जो स्विंग सॉ है उसके लिए गार्डिंग दिया गया है। तो ये सब है, ये देखिए। फोटो से आपको आइडिया आती है। और एक बार जनरली याद रखना कि गार्डिंग का कलर मशीन के कलर से थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जनरली येलो हम रखते हैं, देखो येलो ब्लैक, ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मशीन, दिस इज गार्ड एक्चुअली। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पर अभी पिक्चर में ऑरेंज दिखाया जा रहा है, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो फिर वहां पर क्या होना चाहिए, येलो कलर का गार्डिंग होना चाहिए। स्टैंडर्ड वही है कि भाई येलो कलर का रहेगा तो अच्छा है। देखिए मशीन गार्ड है, इनका पूरा नॉमेनक्लेचर ये सब इसमें दिया जाता है। ठीक है? ये देखिए ये परफेक्ट है गार्डन। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं मशीन गार्डिंग के, अगर आप 9474 पढ़ते हो तो। उसके बाद जनरल कोड ऑफ प्रैक्टिस, मशीन गार्डिंग प्रिपेयर्ड बाय एडवाइजरी कमिटी ऑन मशीन गार्डिंग, CLI बॉम्बे, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5304, ओशा है 2057। तो ये सारे प्रोविजंस हैं। भले कि हमारे इंडस्ट्री के ऊपर ब्रिटिश स्टैंडर्ड ओशा एप्लीकेबल नहीं रहता है, लेकिन आप रेफर करना चाहो तो रेफर कर सकते हो। उसके बाद है मशीन गार्डिंग एंड पर्पस। क्या पर्पस है, ऑलरेडी हमने देख लिया कि भाई वो एंक्लोजर बैरियर हमें प्रोवाइड करे, ताकि किसी भी पर्सन के बॉडी पार्ट या उसके क्लोज रोटेटिंग या डेंजरस मशीन पार्ट में ना आए। राइट। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मशीन गार्ड, कहाँ कहाँ पर मशीन गार्ड अप्लाई किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। देखो हर टाइप के मशीन्स के ऊपर, जहां पर भी मैकेनिकल मूवमेंट है, ऐसे हर टाइप के मशीन के ऊपर आपको मशीन गार्ड मिलेगा। एक कंडीशन है कि वहां पर डेंजरस पार्ट के कांटेक्ट में आने के चांसेस है, तब आपको मशीन गार्ड इंस्टॉल करना पड़ता है, अननेसेसरी नहीं। ओके। उसके एग्जांपल है जैसे कि पावर प्रेस हो गया, ऑटोमेटेड असेंबली लाइन मशीनरी हो गया, मिलिंग मशीन्स हो गया, रोल फॉर्म हो गया, मशीन सॉ, फीडर्स, रोबोटिक्स। ठीक है, यू नेम इट, जो भी मशीनरी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है, ऐसे हर टाइप की मशीनरी को आपको मशीन गार्डिंग देना पड़ सकता है। ठीक है, एक सेकंड। उसके बाद हमने फिक्स गार्डिंग, इंटरलॉक गार्डिंग, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल में भी अगर आप देखोगे तो सेल्फ एडजस्टिंग भी आता है, जैसे कि गार्ड खुद को ही उस ऑपरेशन या उस पर्सन के हिसाब से क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है।
जनरली 100 में देखा जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करते हैं, अपने आप एडजस्ट होते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल फोटोज दिखेंगे, मैं आपको कुछ ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये ड्रिलिंग मिलिंग मशीन है, इसके ऊपर अब आप इजीली मुझे बता सकते हो कि सर इसमें से गार्ड कौन सा है, इसमें से मशीनरी कौन सी है, क्यों? कलर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाइट ग्रीन या फिर पिस्ता कलर का मशीन है, और यहाँ पर येलो कलर का गार्ड बाद में इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए फोटोज वगैरह है। ठीक है, तो ये गार्ड एडजस्टेबल गार्ड है, ये गार्ड इंटरलॉकिंग भी है। बताता हूँ कैसे है। एडजस्टेबल कैसे है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके ऑपरेशंस के हिसाब से ये गार्ड की जो हाइट है वो एडजस्ट हो सकती है ऊपर नीचे, इसीलिए ये शाफ्ट दिया गया है, ये देखिए आप, राइट, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये गार्ड जो है ऊपर नीचे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं हम। सेकंड, इंटरलॉकिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये केबल गई है, क्यों गई है? यहाँ पर इसके पीछे सेंसर है। तो ये सेंसर क्या करता है, जब तक ये गार्ड क्लोज नहीं होता है, सेंसर आगे सिग्नल नहीं देगा और मशीन स्टार्ट नहीं होगी। सेकंड, जैसे ही हमने ये गार्ड ओपन किया तो ये क्या होगा, सेंसर डिस्कनेक्ट हो गए, और जैसे ही डिस्कनेक्ट हो गए सेम सेकंड आपको अगर आप देखोगे, मशीन का पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, इमीडिएटली मशीन रुक जाएगी। तो ये इंटरलॉकिंग गार्ड का भी एग्जांपल है, और दूसरा ये एडजस्टेबल गार्ड का भी एग्जांपल बनता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके इंडस्ट्री में कौन से टाइप के गार्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल? तो अगर आप देखोगे तो लाइट कर्टन्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। रंजीत जी, विवेक, अरुण जी, कौन से मशीन गार्डिंग आपके इसमें इस्तेमाल की जाती है? हेलो। बार बेंडिंग मशीन में किया जाता है इस्तेमाल। कौन सा? बार बार बेंडिंग बेंडिंग मशीन। मशीन में से ओके, कौन सा गार्ड इस्तेमाल किया जाता है आपके इसमें? टाइप कौन सा है? फिक्स गार्ड है? फिक्स गाड़ी रहता है सर। ओके ओके, चलो गुड, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड का एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ। सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड अगर आप देखोगे, वुड कटिंग का जो सॉ रहता है मैनुअल, तो उसमें ज्यादातर ये आपको देखने को मिलता है। एक- ये देखिए, अब ये जो है, ठीक है, पूरा गार्ड है, और ये क्या होगा फिर, सेल्फ एडजस्टिंग होगा। जिस तरीके से अगर आप देखोगे ऑपरेशंस कटिंग करने जाओगे, ठीक है, ये ब्लेड है, ठीक है, और ये बंदा क्या कर रहा है, ऊपर कर सकता है इसको। ये गार्ड दिख रहा है आपको, ये गार्ड पूरी तरीके से यहाँ पर रिट्रैक्ट होगा। तो जिस तरीके से वो काम करेगा उस तरीके से वो गार्ड एडजस्टमेंट होगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप या जो भी ऑपरेटर है उसको क्या करना है, ये कट करते जाना है। अब ये गार्ड जो है सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड, ये कोई नया इंस्टॉल नहीं किया है इस सॉ पर, सर्कुलर सॉ जो है उसके ऊपर, ये इनबिल्ट ही आया है। ये जो उस मशीन का जो ओईएम है या मैन्युफैक्चरर है उसने ही इसमें भेजा है। आप समझ रहे हो? और ऐसे आपने देखे होंगे सर्कुलर सॉ। एक सेकंड में आपको सर्कुलर सॉ दिखाना चाहता हूँ। और आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, अलग अलग साइजेस में आते हैं ये। देखिए, ये देखो, तो इसमें क्या रहता है, सेल्फ एडजस्टिंग, ये देखिए एरो दिख रहा है आपको,
तो ये सेल्फ एडजस्ट हो जाता है उनके काम के हिसाब से। इसका साइज हालांकि अब ज्यादा है, छोटे साइजेस मल्टीपल साइजेस में भी आपको ये सॉफ्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो एडजस्टेबल, इंटरलॉक, फिक्स गार्ड और सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है। अब ड्रॉबैक्स ऑफ मशीन गार्ड, क्या मशीन गार्ड के ड्रॉबैक्स भी है क्या? तो यस, हो सकता है। जनरली फिक्स गार्ड के साथ ये ज्यादातर ड्रॉबैक आता है, मेंटेनेंस वगैरह के वक्त निकालने में दिक्कत आ जाती है। इंटरलॉक गार्ड के इसमें क्या रहता है कि मेंटेनेंस या एडजस्टमेंट में इन गार्ड का केयरफुल आपको उनके सेंसर को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये इंटरलॉक गार्ड का ये है। दूसरा, और मैंने देखा है मेंटेनेंस के वक्त या फिर जनरली सेंसर्स बाईपास आपको मिल जाते हैं आफ्टर मेंटेनेंस, क्योंकि उनका बाईपास निकालना भूल जाते हैं वो। मेंटेनेंस के दौरान तो बाईपास कर देते हैं जो भी गार्ड है या फिर, लेकिन उसके बाद वो करना भूल जाते हैं और उसके वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। या कभी कभी नाइट शिफ्ट वगैरह में क्या किया जाता है, इसको जानबूझकर बाईपास किया जाता है ताकि काम फास्ट हो, और उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे भी केस स्टडीज है। एक पावर पेस का एक रिसेंट केस स्टडी मैंने देखा। पावर पेस मशीन के ऊपर अगर आप देखोगे तो लाइट कर्टन गार्ड आता है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रेस मशीन के ऊपर लाइट कर्टन, या ये देखिए इस तरीके से गार्डिंग आपको देखने को मिलता है। अब एक सेकंड। ओके, नाउ ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये लाइट कर्टन है। इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक लाइट आगे जाता है, लेजर बीम भी आप कह सकते हो। इससे कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। सेकंड, इसमें आपको आंखों को भी ये लेजर लाइट्स नहीं दिखाई देती, लेकिन दे आर प्रेजेंट, राइट। अब केस स्टडी ये था कि आप यहाँ पर देखोगे तो छोटे छोटे ये किए जाते हैं, लेजर इमिटर और एक रिसीवर रहता है। एक साइड से लेजर लाइट जाते हैं, दूसरे साइड से ये रिसीव हो जाती है। तो ये सेम गार्ड का जो ये बार दिख रहा है आपको, ये कर्टन दिख रहा है, वो सेम आपको दूसरे एंड में भी यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। सेम नीचे भी लगाया गया है ताकि नीचे से भी एक्सेस ना मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा 360 डिग्री प्रोटेक्शन दिया है, या फिर जीरो एक्सेस भी आप कह सकते हो। अब पढ़ते हैं हमारे केस स्टडी के ऊपर। अब ये जब ऑपरेशन चल रहा था, तो उसके उस वक्त जब पावर पे इसका मूवमेंट हो रहा था रैम का, राइट, तब जब हम हाथ डालेंगे तो क्या होगा, मशीन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेजर जो बीम है वो इंटरप्ट हुआ है, राइट, उस सेकंड ही रुक जाएगा। ये परफेक्ट है। अब हुआ क्या, उस बंदे ने ये मशीन ऑपरेट किया और गलती से वापस उसने हाथ डाला, लेकिन वो मशीन रुका नहीं। वहां पर फिर पावर प्रेस मशीन में एक्सीडेंट हुआ। फिर जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उसके बाद जब मशीन का काम रोका गया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, वापस उन्होंने उसका ट्रायल लिया, तब मशीन रुका। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, मतलब सेकंड टाइम जब ट्रायल लिया कि लाइट कर्टन चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो वहां पर तब मशीन रुका। लेकिन जब उस बंदे ने वहां पर लाइट कर्टन होने के बावजूद भी हाथ डाला, तब मशीन नहीं रुका। Why? क्या रीजन हो सकता है? कोई गेस? ये हर एक इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलता है, यस और नो? आई गेस आप लाइट कर्टन आपकी इंडस्ट्री में जरूर होगा। तो टेंटेटिव मुझे बता सकते हैं कि क्या वजह रही होगी? गेस कीजिए। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या वजह रही थी। ये जो गार्ड ये जो गार्ड है मशीन का, ये जो कर्टन है, वो सिर्फ आधा ही सेंसर्स काम कर रहे थे उसके।
उसके ऊपर के जो सेंसर है हाफ साइड वो बंद हो, इसके वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। अब लॉजिक में क्या था कि हाफ भी कर्टन काम करता रहे तो भी वहां पर ऑपरेशंस को सिग्नल मिल जाते, तब उसके बाद लॉजिक डेवलप किया गया कि पूरा जो ये है सेंसर का स्ट्रिप है, पूरा कर्टन है, वहां पर वो ऑपरेट होना चाहिए, देन ऑपरेट होगा मशीन। तो सोचो, तो इस तरीके से भी आपको केस स्टडीज देखने को मिलता है, इस तरीके से भी एक्सीडेंट हमें लगता है कि यस हमने ट्रायल लिया, सेफ है, काम करो, लेकिन पूरा सेफ है क्या, तो ये भी आपको चेक करना जरूरी है। अब वहां पर प्रिंसिपल क्या होने चाहिए मशीन गार्डिंग के, जैसे कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन हो गया, फैक्ट्री एक्ट कंप्लाई करना चाहिए, गार्डिंग का डिजाइन सही होना चाहिए, फिजिकली बैरियर करना चाहिए, उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होना चाहिए, यस सेफ्टी साइन लेवल्स उस पर क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि यस दिस इज गार्ड, उसका रेगुलर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन होना चाहिए, ऑपरेटर को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक्स ऑफ मशीन गार्डिंग। क्या एर्गोनॉमिक होती है मशीन गार्डिंग के, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, मशीन गार्डिंग के साथ भी इजीली वो बंदा या ऑपरेटर जो भी है वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मशीन गार्डिंग इंस्टॉल कर दे आप भी, वो ऑपरेटर जो है सही से काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए एक्सेसिबिलिटी या जो भी उसका मूवमेंट है वहां पर वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। यस, गार्ड के वजह से ऐसा ना हो कि यार विजिबिलिटी ही कम हो रही है, मतलब वो बंदा ऑपरेशन करते हुए मशीन पार्ट का रोटेशन करते हुए वो देखना चाहिए, राइट, उसको दिखना चाहिए। अब उसके लिए क्या किया जाता है, कभी कभी ट्रांसपेरेंट गार्ड लगाई जाती है, या फिर गार्ड में कुछ पार्ट कट करके उसमें ट्रांसपेरेंस पीवीसी का या फिर एक्रिलिक मेटल का शीट वहां पर लगाया जाता है ताकि विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, ताकि वो क्लियरली देख सके। आप समझ रहे हो बात को? ईज ऑफ यूज मशीन गार्डिंग क्या करने में, यूज करने में इजी हो, ओपन करने में, क्लोज करने में, ठीक है, तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक डिजाइन, मतलब कोई भी हाइट का बंदा है, शेप साइज कहाँ पर गार्ड लगा रहे हो, ये सारे बॉडी पोस्चर सब ऑपरेटर के कंसिडर करके ही उसका डिजाइन करना चाहिए। उसके बाद वर्क स्टेशन डिजाइन के, आपके वर्क स्टेशन डिजाइन के हिसाब से ही ये सारी चीजें होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है क्लियर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर एंड द मशीन इज एसेंशियल फॉर सेफ ऑपरेशन। यस, आपके मशीन ऑपरेटर और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन, आप बोलोगे कि सर कम्युनिकेशन मतलब क्या, डिस्कशन क्या, ऑब्वियसली नॉट, जो भी आप ऑपरेट करते हो, स्विचेस ये करते हो, लीवर वगैरह, तो वहां पर सेंस सही से होना चाहिए, तो ये यहाँ पर पर्पस है। नेक्स्ट वर्कर फीडबैक, वर्कर का फीडबैक लेके गार्ड में आप मॉडिफिकेशन या जो भी रिक्वायरमेंट है चेंजेस कर सकते हो, करना ही चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो अगेन लोगों को बताइए गार्ड के बारे में, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, क्यों हमने ये इंस्टॉल किया है, ये सारी चीज हमने टाइप्स ऑफ गार्डिंग पहले ही देख लिए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है टू हैंड कंट्रोल। टू हैंड कंट्रोल सिस्टम क्या है कि मान लो कि कभी कभी पावर पेस्ट मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा ऑपरेशंस करना पड़ता है जहाँ पर प्रेस हो सकता है, जहाँ आपके दोनों हाथ आपको मशीन के बाहर चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू हैंड कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ऐसे टू हैंड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, जब आप दोनों जो बटन है, राइट, तो उसको जब आप प्रेस करोगे तब ही वो मशीन ऑपरेट होगा, और दोनों बटन आपको एक साथ ही प्रेस करना जरूरी है। उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, कितना 1 सेकंड का डिफरेंस चल जाता है उसमें, ठीक है, कुछ जगह पर 2 सेकंड का भी डिफरेंस एक्सेप्ट कर लिया जाता है मशीन की तरफ से, जैसा आप लॉजिक बिल्ड करो उस तरीके से, ठीक है। जब आप नया इंस्टॉल करते हैं तब ट्राई लेना कि टू हैंड कंट्रोल सिस्टम में कितना डिफरेंस एक्सेप्टेड है, लॉजिक में प्रोग्रामिंग जब की जाती है तब ये चीजें देखी जाती है। नेक्स्ट उसके बाद है कि टू हैंड कंट्रोल में मैंने ऐसे भी बाईपास देखे हैं कि एक जो बटन रहता है या फिर एक जो स्विच रहता है उसको कपड़ा बांध दिया जाता है, राइट,
और दूसरा जो आपका बटन है, दूसरा जो स्विच है, उससे क्या किया जाता है, उसको ही ऑपरेट किया जाता है। मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली सिंगल हैंड स्विच हो गया। तो एक हाथ से आप पार्ट लगाते हो, दूसरे हाथ से आप बटन दबाते हो, तो उसके वजह से क्या होता है, फिर एक्सीडेंट होते हैं। और ऐसे ही होते हैं एक्सीडेंट जब आप बाईपास करते हो, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। तब उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो कि जिस तरीके से स्विच का प्रेस होना या सेंस होना इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से उसका पुल बैक या फिर उसका क्लोज होना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कंटिन्यूसली क्लोज रख के अगर मशीन चलेगा तो नहीं चलेगा। ऐसा आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। तब जाके ऐसी चीजें बगड़ होगी, तब जाके ये सारी चीजें सेफ होती है। तो क्या आप जब आप कैंपा राउंड लेते हो या फिर शॉप फ्लोर पे जाते हो, तब ये सारी चीजें आप ट्रायल कीजिए। क्या आपके इंडस्ट्री में टू हैंड कंट्रोल सिस्टम है क्या, प्लीज मुझे बताइए। जनरली प्रेस मशीन के साथ ये होता है। राकेश, रंजीत, अरुण, विवेक, क्या आपकी इंडस्ट्री में टू हैंड कंट्रोल है? नहीं सर। ठीक है, जनरली प्रेस मशीन के ऊपर होता है। राकेश जी, है आपकी इंडस्ट्री में? नहीं सर। नहीं ना। तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन तब जाके ये ट्रायल जरूर लेना। ओके। डिजाइन एंड सिलेक्शंस का हमने क्राइटेरिया देख लिया है कि क्या क्या होना चाहिए उसमें। गार्डिंग ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी इंक्लूडिंग स्पेशल प्रिकॉशंस, तो क्या आपको वुड वर्किंग मशीनरी में जनरली टेबल सॉ, ब्लेड गार्ड, एंटी किकबैक डिवाइस, पुश टिक, इनका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब सॉ कंटिन्यूसली रनिंग रहती है तो उसके पास उंगली ना लेके जाते हुए आपके पास एक पुश टिक होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप डेंजरस पार्ट के हो सके उतना दूर रहे, ठीक है। बैंड सॉ हो गया, ब्लेड पर गार्ड होना चाहिए, अपर गाइड गार्ड होना चाहिए, इमरजेंसी स्टॉप बटन होना चाहिए। जनरली इमरजेंसी स्टॉप बटन तो हर इसमें आता ही है, लेकिन ऑपरेटर के नजदीक होना चाहिए, उसके पोजीशन के हिसाब से वो होना चाहिए। और जहां पर भी कटिंग सॉ वगैरह देखा जाता है, तब वहां पर अगर आप देखोगे तो पुश टिक का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर जॉइंटर्स वहां पर होते हैं, तो गार्डेड फेंस होना चाहिए, ठीक है। डस्ट कलेक्शंस के लिए वहां पर सिस्टम होना चाहिए, एग्जॉस्ट वगैरह सिस्टम होना चाहिए। या फिर क्लीनिंग करते वक्त आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जनरली क्लीनिंग करते वक्त ही भी एक्सीडेंट देखे गए हैं। प्लेन और फिर स्पाइरल कटर हेड गार्ड, मतलब आपके, मैं आपको बताऊं क्या, कि आपके मशीन के जो ऑपरेशन है, मशीन के जो पार्ट है, उसका शेप एंड साइज, उस हिसाब से आपके गार्ड होनी चाहिए। अब मल्टीपल थाउजेंड्स टाइप के मशीन्स है, उसमें भी मॉडल्स है, उसमें भी मॉडिफिकेशन है। तो आप डिसाइड करना कि आपको किस तरीके का ये चाहिए, गार्ड डिजाइन करना है। और आजकल अगर आप देखोगे तो नई मशीन में तो बिल्ट इन गार्ड ही आते हैं, ठीक है। तो बिल्ट इन स्टॉप डिवाइस भी आपका बहुत बड़ा काम कर देगा। तब एक्सटर्नल आपको कोई भी गार्ड डिजाइन या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो बस उतना ही है। इस यूनिट में अगर आप देखोगे तो बाकी के प्रिंसिपल सेम है, और इसके बेस पर ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी।